सिर्फ 3 महीने बचे हैं एग्जाम्स में और कुछ भी नहीं पढ़ा, और पढ़ा भी है तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आधा अधूरा सा पढ़ा है। तो क्या 3 महीने काफी होते हैं सीए जैसे एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए? हाय एवरीवन, आई एम सीए दीक्षा सैनी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस सवाल का शॉर्ट और सिंपल आंसर अगर मैं दूं तो 100% सफिशिएंट है। 3 मंथ्स, इवन मैं कहूंगी मोर देन इनफ है। ठीक है, तो अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं या आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है अभी भी, तो मुझे लगता है कि 3 मंथ्स ना इतना टाइम होता है जहाँ पे अगर हम पैनिक करने की बजाय या ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की बजाय अच्छी राइट स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करके प्रॉपर स्टडी स्टार्ट कर देंगे ना, तो आराम से क्लियर हो जाएगा। तो ओवर थिंक करना छोड़ो, पैनिक करना छोड़ो। पैनिक करने जैसी कोई बात नहीं है, 3 महीने हैं और 3 महीने में आराम से हो जाता है क्लियर। अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अब जो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि एक से ज्यादा टीचर को फॉलो करते हैं। लेक्चर्स किसी और टीचर्स के देख रहे हैं, यूट्यूब पे आके वीडियोस किसी और टीचर के देख रहे हैं, एक सब्जेक्ट के लिए वो भी। ठीक है, फिर दोस्त ने बोल दिया कि उनके नोट्स बहुत अच्छे हैं तो उनके नोट्स को रेफर कर लेते हैं या उनके नोट्स से पढ़ने लग जाते हैं। और आईसीए का स्टडी मटेरियल तो कहीं ढूंढ खा रहा होता है। तो देखो, कोई भी एक टीचर को फॉलो करो और जब फॉलो कर रहे हो तो उन पे फेथ रखो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि हर टीचर के पढ़ाने का और समझाने का तरीका अलग होता है, और एक से ज्यादा टीचर की अगर स्टडी मैट आप पढ़ोगे या नोट्स पढ़ोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। वो मिसमैच होगा, पढ़ाई से ही नहीं होगी लेकिन मिसमैच होगा और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो अननेसेसरी का कंफ्यूजन क्रिएट मत करो लाइफ में। और अगर आप भी अपने एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए एक सॉलिड एंड स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस चाहते हैं तो मेरा बेस्ट सजेशन रहेगा सीए वाला क्लासेस बाय फिजिक्स वाला। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स देने वाले हैं उनके लिए संपूर्ण इन्फिनिटी प्रो बैच बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें आपको फिजिकल हार्ड कॉपीज, बुक्स एंड सब्जेक्ट टेस्ट तो मिलते ही हैं, पर इनकी सबसे बड़ी हाईलाइट है बैच एक्सेस अप टू जनवरी 2027। तो जो भी स्टूडेंट्स घबरा रहे हैं कि 3 मंथ सफिशिएंट नहीं है, तो वो इनका बैच जनवरी 2027 तक बिना कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करे एक्सेस कर सकते हैं। और इनका लास्ट रिजल्ट भी एक्सेप्शनली प्रॉमिसिंग था, जहां पर 6 ऑल इंडिया रैंक्स इनके संपूर्ण बैच से ही आई थी। और अगर आप सीए इंटरमीडिएट एग्जाम सितंबर 2026 में देने वाले हैं और आप फास्ट ट्रैक रिवीजन चाहते हैं, वो इनके उद्देश्य फास्ट ट्रैक बैचेस चेक कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट सीए वाला इज सेलिब्रेटिंग इट्स 6th ईयर एनिवर्सरी, जहां पर आपको सारी बैचेस पर बिगेस्ट ऑफर और ह्यूज डिस्काउंट मिल जाएंगे। ऑल्सो इन एडिशन टू दिस, अगर आप मेरा कोड DIK200 यूज करते हैं तो आपको अमेजिंग एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और इनके प्रो बैचेस में आपको अनलिमिटेड व्यूज, डाउट सपोर्ट और आगे के बैच एक्सेस भी मिलते हैं। तो मैंने इनके सारे बैचेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। सो आफ्टर दिस वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अब आते हैं राइट स्ट्रैटेजी पर। देखो, पढ़ाई कैसे करते हैं, यूजुअली हम बुक्स उठाते हैं और जो भी हमारा मटेरियल होता है, जो भी आपका सिलेबस होता है, उसको हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि एग्जाम पैटर्न कैसा है, एग्जाम्स में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, किस पैटर्न में पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले मॉक टेस्ट पेपर और प्रीवियस एग्जाम पेपर्स को एनालाइज कर सकते हो। और उसमें देखो कि किस तरीके से आपके पेपर का पैटर्न रहता है। ठीक है, मैं अपना बताती हूँ। सीए फाइनल में एसएफएम सब्जेक्ट मुझे बिल्कुल प्रैक्टिकल लगता था। ठीक है, मुझे लगता था कि इसमें सब सिर्फ न्यूमेरिकल्स पूछे जाने चाहिए। लेकिन एग्जाम्स के अगर आप पेपर्स उठाओगे तो उसमें आपको एटलीस्ट 30 मार्क्स थ्योरी भी मिलेगी। तो 30 मार्क्स की थ्योरी भी पूछी जाती थी। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी सब्जेक्ट को किस तरीके से हमें पढ़ना है, तो हम बेटर वे में स्टार्ट कर पाएंगे। तो होता क्या है, हम पढ़ाई पहले कर लेते हैं, फिर मॉक टेस्ट भी पढ़ देते हैं और फिर समझ में आता है कि अच्छा इस तरीके से पढ़ना चाहिए, तब जाके हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो पहले मॉक टेस्ट पेपर देख लो और उसके बाद पढ़ाई करो, तो आप पहले से ही राइट स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ पाओगे। अब सोशल मीडिया के ज़माने में इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, तो इस डिस्ट्रैक्शन को हमें दूर तो करना पड़ेगा। 3 महीने देखो बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, तो उस टाइम को हम वेस्ट नहीं कर सकते। तो जैसे आपका इंस्टाग्राम हो गया या कोई और सोशल मीडिया ऐप आप यूज़ करते हो, ट्राई करो कि उसका अकाउंट आप डीएक्टिवेट कर दो फॉर दीज 3 मंथ्स। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन जब हटाओगे अपनी लाइफ से तब भी स्टडी पे कंसंट्रेट कर पाओगे। मुझे तो पर्सनली इंस्टाग्राम से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता था, क्योंकि एक बार आपने रील स्क्रॉल करना स्टार्ट किया, उसके बाद 1 घंटा 2 घंटा कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और इस टाइम पे आप 2 घंटे वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। और कुछ नहीं, इंस्टाग्राम पे ना मुझे तो लगता है कि आधा कचरा ही है। तो फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत करो। वैसे
फालतू की चीज़ें देखने में। अब सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, वो ये होता है कि सिलेक्टिव स्टडी करते हैं। देखो एबीसी एनालिसिस एक बहुत अच्छी टेक्नीक है, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि ए या बी कैटेगरी हम पढ़ लें और सी कैटेगरी को छोड़ दें। सी कैटेगरी को बिल्कुल आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है? इसमें एबीसी कैटेगरी में बेसिकली ये होता है कि हमें सबसे ज़्यादा डीपली कौन से चैप्टर्स को कवर करना है। सी कैटेगरी को आप लास्ट के लिए रख सकते हो कि अगर बाय चांस टाइम की कमी होने की वजह से आप नहीं पढ़ पा रहे हो या फिर उन उस पोर्शन को अच्छे से कवर नहीं कर पा रहे हो, तो वो काम चल जाएगा आपका, ठीक है? बट सेलेक्टिव स्टडी बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? मैं आपको ये चीज़ समझा रही हूँ, लेकिन मैं अपना एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मैंने क्या किया था, सीए फाइनल के कॉस्टिंग पेपर में मैंने भी एबीसी एनालिसिस किया, ठीक है? और सी कैटेगरी में कुछ 1-2 चैप्टर्स मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि मुझे लगा कि सी कैटेगरी है, ज़्यादा से ज़्यादा आएगा भी तो 4-5 नंबर का आ जाएगा, मैं देख लूँगी, सँभाल लूँगी, ठीक है? लेकिन हुआ क्या, वो जो सी कैटेगरी का चैप्टर था, वो मेरे पेपर में 30 मार्क्स का आया था, 30 मार्क्स का। और वो जो क्वेश्चन भी आया था ना, वो कंपल्सरी में आया था। तो कंपल्सरी वाले क्वेश्चन को आप छोड़ भी नहीं सकते। कैन यू इमेजिन 30 मार्क्स, और वो चैप्टर का मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। एंड आई वाज़ रिग्रेटिंग ऑन माय डिसीजन कि मैंने क्यों सेलेक्टिव स्टडी करी, मैंने क्यों वो चैप्टर छोड़ा। लेकिन लकीली मैं उस टाइम में क्लियर कर गई थी और लकीली मेरे जो था वो पेपर क्लियर हो गया था क्योंकि 70 मार्क्स का पेपर मुझे पूरा आता था। तो 70 मार्क्स का मैंने पेपर किया और मेरे आई थिंक कुछ 55 प्लस मार्क्स थे, ठीक है? 50 या 55 प्लस मार्क्स थे, मुझे याद नहीं है अच्छे से, बट हाँ, वो मेरे लिए बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी। तो ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बचने के लिए प्लीज़ सेलेक्टिव स्टडी बिल्कुल भी मत करना। नाउ प्रैक्टिस इज़ द की। ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये एक्चुअल में हमें इम्प्लीमेंट भी करना होता है और यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए। देखो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, हमें समझ में तो बहुत जल्दी आ जाते हैं। हमने ऊपर-ऊपर से देखा, हमें लगा कि हाँ, हमें समझ में आ गया। स्पेशली कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। लेकिन एग्ज़ाम्स में जाओगे तो क्या आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लोगे पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर? आपको वहाँ लिखना पड़ेगा पूरा प्रॉपर स्टेप्स के साथ, और वहाँ जब लिखने बैठोगे ना, कुछ समझ में नहीं आएगा, सारा गोल-मोल हो जाएगा। ठीक है? तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मैंने तो अकाउंटिंग, एसएफएम, कॉस्टिंग, ऐसे सब्जेक्ट्स के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, प्रैक्टिकल वाला पार्ट होता है, उसके लिए तो मैंने पता नहीं कितने रजिस्टर फिल कर दिए थे प्रैक्टिस कर करके। एंड आई गारंटी यू, अगर आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में एग्जामिशन लानी है या कुछ स्कोर करना है, तो आपको कम से कम 3 बार रिटन प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। और अगर 3 बार आपने रिटन प्रैक्टिस कर ली ना, तो गुड अच्छे मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ट्रस्ट मी, कोई भी नहीं रोक सकता। प्रैक्टिस करो, समझ में तो आ जाएगा, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाएगा। वो तो आप वीडियोस, लेक्चर्स देखोगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएँगे। लेकिन प्रैक्टिकली सॉल्व करना एग्ज़ाम्स में, क्योंकि वहाँ मार्क्स लाने के लिए तो सॉल्व करना ही पड़ेगा ना। वहाँ उनको ये आप नहीं बता सकते कि मुझे तो कॉन्सेप्ट आता है, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो वहाँ प्रैक्टिकली सॉल्व करना पड़ेगा, उसके लिए रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ फेलिंग टू प्रिपेयर 1.5 डे स्ट्रैटेजी। अगर आपने वो आखिरी के 1.5 डेज़ की स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, तो आपने जो भी मेहनत करी है 3 महीने, या 3 महीने छोड़ो, आप 6 महीने भी पढ़ लोगे ना, और आपके पास वो 1.5 डेज़ की स्ट्रैटेजी नहीं है, हो गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो 1.5 महीने की स्ट्रैटेजी बनाकर आपको रखनी पड़ेगी पहले से, ठीक है? देखो मेरे मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे तो मुझे पता है मैंने क्या-क्या गलतियाँ करी थी। तो 1.5 डेज़ की स्ट्रैटेजी ना प्रिपेयर करने की वजह से भी मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था एक बार। एंड आई वाज़ लाइक कि मैं कर क्या रही थी इतने महीनों से? मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मुझे पता ही नहीं है, इतना कुछ है मेरे पास पढ़ने के लिए और मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कवर कैसे करूँ इन सबको? इतने बड़े सिलेबस को मैं कवर कैसे करूँ? इतना बड़ा सिलेबस आप 1.5 दिनों में पढ़ सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। और अब आपको लगा कि नहीं, हमने तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली, तो फटाफट बुक्स का पन्ने पलट के आपको सारा कुछ याद आता जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो आपकी प्रिपरेशन के साथ-साथ आपको 1.5 डेज़ की स्ट्रैटेजी भी बनाते चलनी है साथ के साथ।
ठीक है? इतना बड़ा सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे 1.5 दिनों में। अब अगर आपको अभी भी कोई डाउट या क्वेरी है या आप चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, देन डू कमेंट बिलो। चैनल पर नए हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।